हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशरी, जो कि हमारा थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात की थी। पिछली वीडियो में लेजिस्लेचर की बात करते हुए हमने बात की थी कि कैसे हम उस चीज़ को, एसेंस को अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर हमारी कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए लॉ बनाता है, वैसे कैसे हम अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं, कुछ असूल डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें अपनी लाइफ में एक्ट करना है, जिनके बेसिस पे हमें अपनी लाइफ को रूल करना है या डिसाइड करना है। तो वैसे ही अब जुडिशरी के ऑर्गन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि होती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कैसे होती है कि देखो, आपको ना बहुत बार आपने कोई भी इंटरव्यू सुने होंगे ना सक्सेसफुल लोगों के, दे टॉक अबाउट मेडिटेशन, कि मेडिटेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन क्या है? इट इज़ अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, सब कुछ हमें पता होता है। बोला जाता है ना कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, पर वो अंदर से फाइंड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ टाइम निकालें अपने लिए, जहाँ हम अपने आप से बात करें, अपनी लाइफ को पूरा एनालाइज करें, अपने एक्शंस को एनालाइज करें और समझें कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये हम सब कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो आप भी ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि कुछ टाइम लाइफ अपना दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए निकाल लो। अपना दिन एनालाइज करो, अपना वीक एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ मेरी थॉट्स का जो पैटर्न है वो नेगेटिव हो रहा है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी तैयारी पूरी होती है, पूरी 100% आप तैयारी के साथ होते हो, 110%, 20% आप तैयारी के साथ होते हो, बट वहाँ पे जाके क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी आपको ओवरकम कर जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को भी कॉन्कर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो चलो इसी नोट पे अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जुडिशरी, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे और लोअर कोर्ट्स की भी बात करेंगे। तो चलो देखें क्या है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो कि पार्ट 5 द यूनियन में चैप्टर 6 है, द यूनियन जुडिशरी। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में, कैलकाटा के अंदर, ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें फुल पावर और अथॉरिटी इसे दी गई थी। इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के थ्रू। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, पहले लोअर कोर्ट, मतलब उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है, एक ही सिस्टम चलता है डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरी इंडिया के लिए। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया में ये अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिया में, वो 26 जनवरी 1950 में एग्जिस्टेंस में आई थी। उसकी पहली सिटिंग 28 जनवरी 1950 को हो गई थी। आर्टिकल 130 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि दिल्ली ही सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ऑथराइज करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप अदर प्लेसेस को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हो, पर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। अदरवाइज दिल्ली इज द सीट, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो किसी और प्लेस को या प्लेसेस को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल, पार्लियामेंट का अप्रूवल। तो ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो ये फैक्ट है, आपको इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, हाई कोर्ट है 214 से लेके 231 आर्टिकल्स में ये कवर है। ये पार्ट 6 स्टेट का पार्ट है। तो जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट की, वो इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी 1862 के अंदर। 3 हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप BMC से याद कर सकते हैं, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ठीक है। करंटली इंडिया हैज़ टोटल 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज में। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। हर एक चीज़ हाई कोर्ट के बारे में इनके अंदर गिवन है। दिल्ली ही एक ओनली यूटी है इन इंडिया में जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है सिंस 1966। अब जम्मू कश्मीर के अंदर, जब हमने जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया है, तो अभी ये चीज़ ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये क्वेश्चन के अंदर दिल्ली ही करेक्ट आंसर जो है टिक किया गया था। तो आप
दिल्ली ही फिलहाल के लिए हम एक ओनली यूटी इन इंडिया बात कर रहे हैं जो हाई कोर्ट जिसकी अपनी हाई कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितनी रहेगी वो कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट की है, मतलब प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है कि हाई कोर्ट्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर आ गया सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट, अच्छा पहले हमने हाई कोर्ट में ये बात समझनी है कि हम अगर देखें हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स भी ज़्यादा है, यूटीज़ भी ज़्यादा है, बट हाई कोर्ट सिर्फ 25 है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हाई कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है तो वहाँ पर ये भी लिखा गया है, मेंशन किया गया है साथ में ही कि एक से ज़्यादा स्टेट्स का सेम हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का सेम हाई कोर्ट है। तो आप ये कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो लेट्स सी आप क्या जो है इसका आंसर कौन सही देता है। चलो नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, पार्ट 6 स्टेट, 233 से लेके 237। स्टेट जुडिशरी सिस्टम जो है हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो स्टेट के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर हाई कोर्ट टॉप पे है और उसके बाद नीचे आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट, इनको लोअर कोर्ट्स बोला जाता है। ये बिलो एंड अंडर हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल्स पे फंक्शन करती है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके पास ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में। क्रिमिनल मैटर में जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसे सेशंस जज बोला जाता है और सिविल मैटर में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। जो सेशंस जज है उसके पास पावर है कोई भी सेंटेंस देने की, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। बट ये बात आपको याद रखनी है कि कैपिटल पनिशमेंट जो भी लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास की जाती है वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन होती है ऑफ हाई कोर्ट। चाहे अपील पास मतलब अपील इसके लिए फाइल करी जाए या ना करी जाए, हाई कोर्ट ही कन्फर्म करेगा कि जो कैपिटल पनिशमेंट पास करी गई है वो इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। तो बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट यहाँ पे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज होता है ऑन सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ऑन द क्रिमिनल साइड। तो चलो एमसीक्यूज देखते हैं अब इससे रिलेटेड। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हमने पीछे बात की, आर्टिकल 124 जो है वो इससे जो है डील करता है। आर्टिकल 124 चैप्टर 4 के अंदर states that establishment and constitution of Supreme Court, it prescribes the strength of Supreme Court judges along with their qualifications, appointment and removal method, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ही mentioned है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर, तो कब इनॉग्रेट किया गया था, हमने फर्स्ट सिटिंग भी देखी थी, तो 1950 के अंदर ही जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था। आफ्टर इट्स इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार सिटिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है। इट्स सिटिंग इन अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, तो पहले जो पार्लियामेंट हाउस का ही पार्ट था, जो कोर्ट है वो अपनी प्रेजेंट बिल्डिंग में 1958 के अंदर मूव किया था। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही पार्ट होती थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं, नो वेयर मतलब एक स्पेसिफिक कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितने जजेस होने चाहिए। तो एट प्रेजेंट देर आर 34 टोटल, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स। Next is, in which case did the Supreme Court rule the basic structure of the Constitution cannot be amended by the Parliament? अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप कोई रिटन एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, एसेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसका केस लॉ याद रखना ही रखना है। इसका केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक लैंडमार्क जज केस था। यहाँ पे 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था 1973 के अंदर। इन्होंने आर्टिकल 368 के अंदर ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे देखो बहुत टाइम से ना टसल चल रही थी कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को एक मतलब पूरा एक कंक्लूजन देते हुए यहाँ पे बात करी गई थी कि येस पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हो, बाकी आप कोई भी ऊपर से अमेंडमेंट कीजिए वो सब पार्लियामेंट को अलाउ कर दी गई थी इसके अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या है। आपको याद रखना है कि ये 13 जज बेंच
ने दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेंच है, सबसे बड़ा बेंच है। उसके बाद ये 1973 में रूलिंग थी। इसका केस का नाम ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। एंड अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? आर्टिकल 368 के अंदर। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अ जज फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो जज को रिमूव कर सकते हैं ऑफिस में से, किसकी रिकमेंडेशन से? तो द पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन। जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज्ड है रिमूव करने के लिए किसी भी जज को ऑफिस में से ओनली आफ्टर जब पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एड्रेस कर लिया है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट हो गया, सेम सेशन, ये सेम सेशन में ही होना चाहिए ऑफ सच रिमूवल। आपको याद रखना है ये डिफरेंट सेशंस में नहीं हो सकता। एंड द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी भी याद रखनी है कि जब स्पेशल मेजोरिटी होगी तो जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं या कोई भी जज है उनकी पूरा रिमूवल प्रोसेस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये सेम सेशन में होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, तभी जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है जज को। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? ये यूएस में ओरिजिनेट हुआ था। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, आपको याद रखना है कि यूएसए से डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट हुआ था और फिर हमने अपनी कंट्री में भी लेके आए थे। तो जुडिशियल रिव्यू हमारे आर्टिकल 13 के अंदर जो है मैंशनड है, आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states fall under its। तो कौन सी jurisdiction उसकी हो जाएगी? देखो यहाँ पे 4 तरह की जुरिस्डिक्शन है, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। एडवाइजरी, देखो नाम से क्लियर है, एडवाइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है इट हैज़ पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है सीख कर सकते हैं। तो वो जो भी प्रेसिडेंट के थ्रू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को जब एक्सरसाइज करते हैं तो उन केसेस के आगे री लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को रेफर किया है और एडवाइस मांगी है। फिर हो गया एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे लोअर कोर्ट से अपील फाइल होके सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। फिर आ गया ओरिजिनल मतलब जो फर्स्ट इंस्टेंस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहा है। रिट जुरिस्डिक्शन हो गया, तो हमें पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर जो भी रिट्स वगैरह की जो बात करी गई है वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सी हैं चारों में से? जब इंडिया स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके डिस्प्यूट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट, अब ऑब्वियसली आप लगाओ हाई कोर्ट जिसके पास सिर्फ जिसकी जुरिस्डिक्शन उस स्टेट के ऊपर है, तो वो सेंटर के अगेंस्ट और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व कर सकता है? तो ये जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ओरिजिनल पावर ही सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेफर्स टू द मैटर जो एक पर्टिकुलर कोर्ट के पास सबसे पहली बार जाते हैं। इट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द सेंटर और वन और मोर स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 131 है। नेक्स्ट इज पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन। तो ये कहाँ पे वेस्टेड है? पार्लियामेंट के अंदर ही वेस्टेड है ये। तो जो पावर है ये रहा लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट जजेस, ठीक है, उनका नंबर कितना रखना है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अब हमने ये देखा था कि दिल्ली ही सुप्रीम कोर्ट की सीट है और इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 130 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में बैठेगी, बट अदरवाइज दिल्ली के अलावा कहीं और पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट हो सकती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इस चीज़ को ऑथराइज कर दें। हमने ये पहली स्लाइड में ही देख लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो कौन सी रेक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है? रेक्विजिट क्वालिफिकेशन मतलब बेसिकली कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे नॉट है तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो होना तो ज़रूरी ही होगा, ठीक है। ही शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years और शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 years। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ही शुड बी अ मिनिमम ऑफ 35 years old। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो डी है दैट इज़ नॉट द रेक्विजिट। यहाँ पे कोई भी एज जो है हमने सेट नहीं करी है, बाकी उसको सिटीजन होना पड़ेगा। हाई कोर्ट का जज 5 साल से या हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 साल से होना ज़रूरी है। या फिर एक कैटेगरी होती है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की, अगर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। Who or which of the following is the custodian of Constitution of India? तो custodian of Constitution of India कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही custodian of Constitution है। देखो इंटरप्रिटेशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना हो गया, ये सारा काम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स डू नॉट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कौन से नहीं आते, ठीक है। तो देखो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स सामने से आपको पता चल रहा है, सेंटर और टू और मोर स्टेट ऑन वन साइड, ये सब आपको पता चल रहा है। बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, तो ये भी आपको पता चल रहा है कि आपस में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, सेंटर वर्सेस स्टेट्स या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स प्लस सेंटर, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डिस्प्यूट तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 131 में हमने बात की थी। पर जो इंटर वाटर डिस्प्यूट है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इनके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल्स जो है बनाए जाते हैं और इसकी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ठीक है। तो ये आप हमें बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की बात करी गई है और इसके लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी गई है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री, तो PIL कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुई थी ये कॉन्सेप्ट, तो ये जो है US से। जुडिशियल रिव्यू भी USA से हुआ था, PIL का कॉन्सेप्ट भी US से हुआ है। देखो US में सुप्रीम कोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा आप ये लगा सकते हैं कि रेडिकल भी नहीं हम बोलेंगे, मतलब फिर भी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट करी जाती है इस सब के मामले में। दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स बन के आते रहते हैं। तो दैट इज़ हाउ यहाँ पे PIL, जुडिशियल रिव्यू, ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ से ही हमें मिले हैं और यहीं से हमने अडॉप्ट किए हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ PIL भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था 1960s के अंदर। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर, तो किसको लेटर लिखा जाता है जज के द्वारा, तो प्रेसिडेंट को ही, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसी को ही रेजिग्नेशन लेटर जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो वो रिटायरमेंट एज उनकी 65 होती है, टिल ही अटेन द एज ऑफ 65, और उससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लेटर देके। In the absence of President of India, if the Vice President is not available, who of the following can act as the President? तो देखो जब प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वेकेंट है, तो कौन बनता है इन द मीन टाइम एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर प्रेजेंट ना हो तो सीनियर मोस्ट जज, जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही बन जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस टाइम नहीं है ऑफिस में, तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो एक्ट करते हैं और सारे फंक्शंस जो प्रेसिडेंट के हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, तो इसे भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे गवर्नर की एडवाइस ली जाती है स्टेट कंसर्न की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी एडवाइस यहाँ पे ली जाती है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस, जितने प्रेसिडेंट डिसाइड करे। तो जजेस जो भी हैं वो रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड एज मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जैसे उनको रिमूव किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, तो कौन सी मेन जुरिस्डिक्शन नहीं है, नॉट, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की मेन जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की है और नॉट द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, तो कौन से एक्ट के अंदर जो है लोक अदालत क्रिएट करा गया है, तो लीगल सर्विसेज एक्ट जो है उसके अंदर ही लोक अदालत को क्रिएट किया गया है। लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर LSA एक्ट 1987, ठीक है, ईयर याद रखिए। अंडर द एक्ट जो अवार्ड या डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत, इसको डिक्री ऑफ द सिविल कोड माना जाता है, डीम किया जाता है, और ये फाइनल एंड बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज पे। इसके अगेंस्ट कोई भी अपील किसी भी कोर्ट के सामने नहीं करी जा सकती, ठीक है। फ्रेश केस लेके जाया जाता है बट अपील नहीं जाती है, अवार्ड के अगेंस्ट अपील नहीं जाती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, तो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट के अंदर, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन, सारी जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो कौन है इनमें से जिनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करते,
तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट हम देख चुके हैं, इनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन CGI के साथ और गवर्नर के साथ करने के बाद में। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटर्मिन्ड बाय, तो कौन डिटर्मिन करता है? पार्लियामेंट ही डिटर्मिन करती है इनकी सैलरी एंड अलाउंसेज। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद, किसके साथ इसे लिंक किया जाता है? PIL को। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ इसको लिंक किया जाता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि अदरवाइज आप ये देखो कि हमेशा क्या होगा कि एक लोकस स्टैंड आई होती है, मतलब कि जो विक्टिम होता है उस वही या उससे रिलेटेड पार्टी ही कोई केस जो है फाइल कर सकती है। बट PIL में क्या होता है? व्हेन द इंटरेस्ट्स ऑफ लार्जर सोसाइटी इज अफेक्टेड, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें पूरी सोसाइटी का या बहुत मतलब एक मेजर सेक्शन का इंटरेस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू या किसी की लेटर्स के थ्रू या फिर मतलब कोई एक सिंगल अपील कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसके थ्रू भी जो केसेस है वो उठा लिए जाते हैं। जैसे प्रिजनर्स के लिए पीछे क्या था कि एक स्टेट के अंदर काफ़ी टाइम से जो जेल के अंदर बहुत सारे प्रिजनर्स थे जिनके केसेस चल रहे थे और उन्हें जेल में वो उससे ज़्यादा सज़ा बिता चुके थे जितना तो उसकी मैक्सिमम जो क्राइम उन्होंने किए थे, जो ऑफेंसेस उन्होंने किए थे, जितनी उसकी मैक्सिमम सज़ा भी नहीं थी। तो ये वाले सारे केसेस के लिए PIL वगैरह गई थी। तो ऐसा कुछ जो भी है ये जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है कि जुडिशरी एक्टिव होके सोसाइटी में एक मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी काम कर रही है, ठीक है। तो PIL जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू अ प्रोसेस नोन एज PIL हैज़ एमर्ज अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर सोशल चेंज इन इंडिया। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सोशल चेंज जो है लेके आया जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट, तो कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 32, हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें 5 तरह के रिट्स हैं, इसके ऊपर पूरी वीडियो है हमारी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पॉलिटी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसके अंदर हमने पूरे अच्छे से MCQ सब कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट इज हु इज एम्पावर टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो किसको पावर किया गया है, किसके पास अथॉरिटी है एक जज को ट्रांसफर करने की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक? तो प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है। देखो जो अपॉइंट करेगा वही ट्रांसफर करेगा, तो प्रेसिडेंट ही के पास ही ये पावर है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट होल्ड्स द अथॉरिटी, ठीक है, एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए। ही कैरीज दिस ऑर्डर आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट करते हैं। इनफैक्ट जो उनसे हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर रहे हैं और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी ये चीज़ें डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट इज हु मे सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अदर मैटर्स। तो ये हम देख चुके हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 143 के अंदर ही ये पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है हमें कैसे बताना है। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। फटाफट से ऐसे और भी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।